Dear students, today we will study Indian economic development and its first chapter, Indian economy on the eve of independence. And here, as we can see on the screen, that we will study colonial exploitation of Indian economy under the British rule. Next, feature of Indian economy on the eve of independence, and mainly the feature of an economy can be studied by their agriculture sector, industrial sector, and their foreign trade, demographic profile, occupational sector on the eve of independence, और इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी इकोनॉमी के फीचर को जानना चाहते हैं तो उसका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या इंडस्ट्रियल सेक्टर है और फॉरेन सेक्टर है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको अगर आप स्टडी कर देते हो तो उस इकोनॉमी का जो आपको फीचर है वो पता चल जाएगा कि किस तरह की इकोनॉमी है वो। ठीक है। और यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो हम एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस स्टडी करेंगे। आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको स्टडी करेंगे। फॉरेन ट्रेड है अंडर द ब्रिटिश रूल, उसको स्टडी करेंगे। डेमोग्राफिक प्रोफाइल है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उसको स्टडी करेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको स्टडी करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था ऑफ द इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल वो कैसे हो रहा था। ठीक है। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे हम 3 चीज़ों को स्टडी करेंगे। पहला जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे था। दूसरा कॉलोनियल सेक्टर, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा था। और इंटरनेशनल ट्रेड है उसका एक्सप्लॉइटेशन कैसे हो रहा था, क्योंकि जो इकोनॉमी थी हमारी उस समय इन तीनों के ऊपर ही बेस्ड थी। तो इन तीनों का कैसे एक्सप्लॉइटेशन होने लग रहा था तो उसको हम स्टडी करते हैं पहले। तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन था ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉइटेशन कैसे था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया था, या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर हम जिसको बोलते हैं। फर्स्ट क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हायर कर लिया था एक जमींदार। ठीक है। कि और जमींदार को क्या बोला गया था कि आप जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट करेंगे किससे, टीलर ऑफ द सोइल और फार्मर। ठीक है। कि आप टीलर से या फार्मर से क्या कलेक्ट करोगे, रिवेन्यू कलेक्ट करोगे। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया था कि आपको इतना रिवेन्यू कलेक्ट करना है। यहाँ पे ये नहीं था कि भाई इस बार जो हमारी कंडीशंस हैं या सीजनल कंडीशंस हैं, मतलब इस बार बारिश हुई है तो आपको कम करना है या ज़्यादा करना है, ऐसा नहीं था। एक फिक्स होता था रिवेन्यू। और ज़मींदार क्या करता था, अपनी मन मर्जी से उसके बाद जो रिवेन्यू है वो चार्ज करता था टीलर ऑफ द सॉइल से या फार्मर से। तो इसके कारण सिचुएशन क्या आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार को बोल दिया, जमींदार अभी मन मर्जी से इसके पास से जो रिवेन्यू है वो चार्ज कर रहा था। और जो रिवेन्यू चार्ज करने के बाद जो टीलर ऑफ द सॉइल है उसके पास एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ठीक है, कि आपका जो प्रोडक्शन हुआ उसके बाद जो जमींदार है वो जमींदार कलेक्ट करने के लिए आ गया। और उसके अगर कोई पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो उसका अच्छे से एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, मतलब उसकी पिटाई की जा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो काफ़ी दयनीय है टीलर ऑफ द सॉइल की या फार्मर की। ठीक है। और आफ्टर द पेइंग जो फ़ी और फाइन, ठीक है, मतलब जो चार्ज पे करने के बाद, ठीक है, पेमेंट करने के बाद फार्मर के पास इतना रहता था कि वो अपना बस खाना पीना कर सकता था। ठीक है। मतलब अपना जो उसके लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग बन जाती थी वो। और यहाँ पे उसको पास उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं रह पाता था। ठीक है। ये आपका एग्रीकल्चर का था। एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लोइटेशन कैसे हो रहा था। अभी जमींदार वर डिक्लेयर एज द ओनर ऑफ द सोइल, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो जमींदार है उसको ओनर ऑफ द सोइल डिक्लेयर कर दिया गया था। दे वर टू पे ए फिक्स सम टू गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है। वो एक फिक्स सम पे करते थे किसको, गवर्नमेंट को।
ठीक है, बाई वे ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड दे फ्री टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और वो फ्री थे किसके लिए कि भाई यहाँ पे सीधा सा क्या समझाना चाह रहा है कि जमींदार को ओनर ऑफ द सॉइल फिक्स कर दिया था, ठीक है, और उन्हें एक फिक्स सम गवर्नमेंट को पे करना होता था और वो फ्री थे कि वो कितना फार्मर से चार्ज करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। टिलर ऑफ द सॉइल गोट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल, यहाँ पे जो टिलर ऑफ द सॉइल था, ठीक है, उसे बस इतना मिलता था कि वो अपना सर्वाइव कर पाए। द जमींदार वर ऑन द अदर हैंड स्पेंड, और भाई देखो यहाँ पे जो एक जमींदार है, जमींदार का क्या है, लग्जरी है, ठीक है, मतलब वो अपने सारी जो सुख सुविधाएं हैं उसको भोग कर रहा है, ठीक है, और टीलर ऑफ द सॉइल की सिचुएशन ऐसी है कि वो सबसिस्टेंस, ठीक है, कि अपने खाने के लिए ही वो है कि भाई अपने खाने पीने की आवश्यकताएं हैं उसको ही पूरी कर पा रहा है, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस था। उसके बाद है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर पीरियड टू द ब्रिटिश रूल, ठीक है, कि भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था हमारा, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या था हाल था अभी यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी फेमस है हैंडीक्राफ्ट के लिए, ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन बनाए हैं कि जो स्टेप बाय स्टेप हैंडीक्राफ्ट सिस्टम है वो फिनिश होता जाता है हमारा, और जैसे ही हैंडीक्राफ्ट सिस्टम हमारा फिनिश होता है तो जो हमारा इंडस्ट्रियल, ठीक है, डोमेस्टिक सेक्टर है, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो क्लोज होता चला जाता है, ठीक है। और दूसरा, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, इनडायरेक्टली उन्होंने क्या किया है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट कोई माल है वो कोई भी मटेरियल है वो जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो उसको अगर एक्सपोर्ट करेगा तो उसे हैवी ड्यूटी पे करना पड़ेगा, ठीक है। डोमेस्टिक, अभी जो डोमेस्टिक डिमांड है उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो अगर कोई एक्सपोर्ट करता है रॉ मटेरियल को, ठीक है, तो वहाँ वो ड्यूटी फ्री है, ठीक है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट है उसके फिनिश गुड है उसको अगर इंपोर्ट करता है तो वो भी ड्यूटी फ्री है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जैसे हमने पहले दो पॉइंट पढ़े कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड, ठीक है, इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ठीक है, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का। यहाँ पे क्या हो जाता है कि इंपोर्ट तो सस्ता हो जाता है और एक्सपोर्ट महंगा हो जाता है, ठीक है, और एक्सपोर्ट महंगा होने के कारण जो डिमांड है इंडियन प्रोडक्ट्स की वो काफ़ी कम हो जाती है। अभी हम बढ़ते हैं फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब हम यानी कि हम फीचर्स को हम देखते हैं, ठीक है, फीचर्स मतलब किस तरह की सिचुएशन थी इंडियन इकोनॉमी की ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो पहले बोला गया स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब एक एक ये जो इकोनॉमी है ये क्या है, ठहरी हुई या रुकी हुई इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है विच इज स्लो या नो ग्रोथ रेट इन द इनकम, ठीक है, और ग्रोथ रेट को भी एक डाटा से यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि 1860 और 1925 के टाइम जो हमारा ग्रोथ रेट था कितना था, ओनली 0.5%, एंड 1925 टू 1950 इट वाज 0.1% पर एनम, ओके। ऑन द अकाउंट, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई जो 0.5% है हमारा ग्रोथ रेट या 0.1% है, ये एक्सट्रीमली लो है, ठीक है, और इतना अगर लो ग्रोथ रेट होता है तो पॉपुलेशन की लिविंग कंडीशंस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी क्या होता है, बुरा होता है, ठीक है। और दूसरा उसके बाद अगर हम देखें कंडीशंस को, एपिडेमिक एंड फैमिन्स वर रिकरिंग फिनोमेना, ठीक है, कि भाई जो महामारी है, ठीक है, और सूखा है वो बार बार होने लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बैकवर्ड इकोनॉमी। बैकवर्ड इकोनॉमी क्या है, बैकवर्ड इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी वाज ए बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो बैकवर्ड इकोनॉमी क्यों बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी को, ठीक है, जैसे कि हम जर्नल भी देखें तो एक जैसे कि आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे बैकवर्ड किन को बोला जाता है, जिनकी इनकम काफ़ी कम होती है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी एक इकोनॉमी के लिए बोला गया है, बैकवर्ड इकोनॉमी वह है इन विच द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, ओके। इन 1947, अभी जैसे कि डाटा भी दिया गया है कि 1947 या 1948 के टाइम जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम कितनी है, ओनली 230, ठीक है, द बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर,
और यहाँ पे क्या है भाई, हमारी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ठीक है, यानी कि इतनी कम अगर इनकम होती है तो मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या होगी, वेरी पुअर एंड विदाउट सफिशिएंट फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, और उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं है, क्लॉथ नहीं है, ठीक है, मतलब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ठीक है, समझ गए। और उसके बाद ये हमारी दो थे। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस। तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस को शो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट आता है। एग्रीकल्चर कैसे पॉइंट है, नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज इंगेज इन एग्रीकल्चर, मतलब आपका जो पॉपुलेशन है 72%, ठीक है, मतलब 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन नियरली इंगेज है एग्रीकल्चर में, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना होता है उसका 50%। और उसके बाद दूसरा, अगर हम इसकी बैकवर्डनेस को स्टडी करें, ठीक है, दूसरा पॉइंट जो बैकवर्डनेस को शो करता है कि पर हेक्टेयर आपका जो आउटपुट है वो 660 किलोग्राम है, ठीक है, और जो राइस ये वीट का है पर हेक्टेयर, और अगर हम राइस का चेक करें तो 665 किलोग्राम। फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज बेयरली एनफ फॉर सब्सिस्टेंस, और फूड ग्रेन हमारा कितना है 1947 और 48 में ओनली 527 लाख टन। ये शो करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बैकवर्ड था, मतलब 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन इंगेज है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कितना है, हाफ, ठीक है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हाफ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 660 केजी वीट का है और 665 केजी किसका है, राइस का है, ओके, मतलब 3/4 पॉपुलेशन इंगेज है, हाफ कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और वीट का प्रोडक्शन कितना है पर हेक्टेयर 660, और राइस का प्रोडक्शन कितना है 665 केजी, ओके। now we come on the next point, इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अभी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस कैसे है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को हम शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, हियर फॉलोइंग फैक्ट वर इन अंडरलाइन, मतलब कैसे है, देखो, पहला तो क्या है कि हमारे पास कोई भी हैवी इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, मतलब बेसिक इंडस्ट्री या हैवी इंडस्ट्री यहाँ पे ना के बराबर है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स, मतलब वही हैवी इंडस्ट्री या फिर मशीन्स का प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कॉटेज, मतलब जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब जो घरेलू इंडस्ट्री थी, ठीक है, उनको क्या कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, ठीक है, मतलब जो हैंडक्राफ्ट सिस्टम था हमारा उसको बर्बाद कर दिया। फुल ऑफ कैपिटल फॉर द बल्क ऑफ कैपिटल गुड रिक्वायर द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट। अगर आपको कोई भी बल्क गुड चाहिए, ठीक है, या कैपिटल गुड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस को, मतलब अगर आपको कोई भी कैपिटल गुड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा, आपके पास कोई भी कैपिटल गुड नहीं है। दूसरा क्या है बता रहे हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारे पास नहीं है। पहले जैसे कि इंडियन इकोनॉमी था वो मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, या हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता था, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। कैपिटल गुड्स आपको चाहिए या कोई मशीन चाहिए तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट, रैम्पर्ट पॉवर्टी, मतलब जो रिजल्ट है वही है ये, ठीक है, ये कि भाई आपके पास एग्रीकल्चर नाम के एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है, ठीक है, जो आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी काफ़ी बैकवर्ड है, ठीक है, इंडस्ट्री में भी नाम मात्र का है, तो रिजल्ट क्या आएगा, पुअर्टी, ठीक है, वही हमारे यहाँ पे है कि पुअर्टी, रैम्पर्ट पुअर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा पुअर्टी है, ठीक है, लोगों को अपनी जो खाना है उसको नहीं वो कर पा रहे हैं कि कहाँ से खाना आएगा, ठीक है, इतना भी वो नहीं है। उसके बाद क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा कि छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को देखा कि प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। उसके बाद हम अपने कुछ दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पावर जनरेशन। पावर जनरेशन को हम देखें तो यहाँ पे कितना है भाई, 2100 मेगावाट, ठीक है। अगर रेलवे का देखें कितना स्प्रेड हुआ है तो 53,596 किलोमीटर। अगर हम ये देखें कि हमारे पास पक्का रोड कितना है तो 155,000 किलोमीटर।
उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। हैवी डिपेंडेंस ऑफ द इम्पोर्ट क्या शो कर रहा है भाई, द कंट्री हैड टू डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट। ठीक है, कि मतलब हमें देखो कितना, अगर हमें देखें कि कहाँ तक ये हमारे यहाँ पे कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें जो कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि सेविंग मशीन है उसका भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, मेडिसिन का भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, केरोसिन ऑयल का भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है, बाईसाइकिल है उसका भी इंपोर्ट करना पड़ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितनी जो बेसिक बेसिक जो हमारी नीड है, बेसिक नीड के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, दिस शो हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। लिमिटेड अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ पे हम शो करते हैं कि अगर यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, ठीक है, मतलब कितने लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, जो कि एक सिचुएशन होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि ज़्यादा जितने ज़्यादा अर्बनाइजेशन होता है उतना ही ज़्यादा ही इकोनॉमी डेवलप होती है। यहाँ पे हम देखें तो वहन इंडिया इंडिपेंडेंट, ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो 14% पीपल लिव इन अर्बन एरिया एंड रिमेन लिव इन रूरल एरिया। ठीक है, एंड रूरल एरिया की क्या सिचुएशन है, वो हमने अभी स्टडी किया कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना था भाई, 50% इन द जीडीपी। ठीक है, कितने परसेंट, 86% लोग रूरल एरिया में रहते हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क है और एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 50% इन द जीडीपी। ठीक है, तो कितनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है यहाँ पे हम समझ सकते हैं। ठीक है, मीन्स rural people lacked opportunity outside the agriculture and this compound their poverty। ठीक है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है भाई, अपॉर्चुनिटी क्या है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, कंपाउंडेड देयर पोवर्टी। ठीक है, मतलब वहाँ पे ही एम्प्लॉयमेंट है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कैसा है हम देख रहे हैं। सेमी फेडरल इकोनॉमी। सेमी फेडरल इकोनॉमी क्या है भाई, हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है, और मिक्स इकोनॉमी का एक फीचर होता है, ठीक है, कैसा फीचर होता है भाई, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, लीड टू प्रोडक्टिविटी लो, और अगर लो प्रोडक्टिविटी होती है तो वो किसको फॉलो करता है, बैकवर्डनेस को। ठीक है, नेक्स्ट अगर पॉइंट में हम आते हैं, कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी क्या है, ठीक है, मतलब ये जो सभी हमने फीचर पढ़े हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी के, वो सभी किसके कारण हैं, कॉलोनियल इकोनॉमी के कारण ही है। ठीक है, मतलब जो सोर्स है इन सभी फीचर्स का, ठीक है, मतलब रैम्पेंट पुअर्टी हम देखें, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हैवी इन डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, तो ये सभी क्या है, कॉलोनियल इकोनॉमी के कारण ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कर रही है कि इंडिया को एक सोर्स बना दिया है। ठीक है, किसका सोर्स बना दिया है, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है, इंडियन इकोनॉमी एक सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बन के रह गई है। ठीक है, और मार्केट फोर्स फिनिश गुड। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर्व द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स। ठीक है, कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने कर्व किया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्स, दिस फोर्स द इंडियन टू बाय द ब्रिटिश गुड। ठीक है, कि भाई ज़्यादा टैक्स लगा दिया है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, और इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर ज़्यादा टैक्स है तो प्राइस हाई हो जाता है और उसके कारण उन्हें क्या खरीदना पड़ता है, ब्रिटिश गुड्स को खरीदना पड़ता है। ठीक है, atrocities were committed on the Indian artisans to force them to close their cottage। मतलब यहाँ पे क्या है कि उनके ऊपर चार्जेस वगैरह लगा के उन्हें फोर्स किया गया है कि क्लोज देयर कॉटेज इंडस्ट्री, मतलब जो उनकी होम इंडस्ट्री है उनको बंद करें, और जो इंडियन जो दिस लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ओके, here we have done the features of Indian economy, and next we will study our agriculture sector, on the eve of independence in detail. Okay, how the agriculture sector doing this kind of work and why agriculture sector go in very bad situation during the independence. Okay.